आप देखते हैं ना मक्की के दाने जो होते हैं, जब उन्हें रेत में भूनते हैं, तो पट, 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 पट करके भूनने लगते हैं, उछलने लगते हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मणिपुर पर उछलने लगे हैं। मणिपुर को लेकर मोदी जी वाक़ई क्यों गंभीर नहीं हैं? ये बड़ा सवाल है। मोदी जी के बारे में जी, कहा जाता है कि ये जो है शेर हैं। अब मोदी जी शेर हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये जो है शेर नहीं है। इनकी पूरी हुँ, सरकार जो है गीदड़ों और सियारों की सरकार है। मोदी जी को पूरा यकीन है कि गोदी मीडिया और उनके चाहने वाले आरएसएस के लोग, जो कि हिंदू मुसलमान करते हैं, वो अपने साजिश में ज़रूर कामयाब होंगे और मेरी सरकार आएगी। जिस हिंदुस्तान की सरकार पे 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, उस पे हुँ। आज मोदी जी की सरकार में 160 यानी 1,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। तो वो नीरो वाली कहानी याद आएगी कि जब रोम जल रहा था, तो नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। तो जब हिंदुस्तान के बारे में कहा जाएगा, जब मणिपुर जल रहा था, तो मोदी सेठ जो है द्रोण उड़ा रहा था। नमस्कार आदाब, मैं हूँ इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनिल कुमार जी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। बहुत-बहुत आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन एक छोटी-सी अपील आज शुरुआत करना चाहता हूँ सवाल पूछने से पहले। आप लोग हमारा यूट्यूब पे ही मेंबरशिप ले लें, तो आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो लेटेस्ट आपको न्यूज़ मिल जाएगी। कुछ हम अपने मेंबर्स के लिए स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे, जो उनको ही दिखाई देंगे। इससे हमें मजबूती मिलेगी और आप लोगों को जल्दी खबर मिल जाया करेगी। अब चलते हैं खबर की तरफ। सर आपसे सवाल है, कल पार्लियामेंट में बहुत कुछ हुआ, बहुत गरमा-गर्मी हमें देखने को मिली। एक तरफ जहाँ विपक्ष सवाल कर रहा था मोदी जी से, दूसरी तरफ एक अविश्वास प्रस्ताव भी वो लेके आया है मोदी जी के अगेंस्ट सरकार के, कि अगर वो स्वीकार तो कर लिया गया है स्पीकर के द्वारा, लेकिन अब देखते हैं कि उससे आगे क्या होगा। दूसरी तरफ आप स्मृति ईरानी को बड़ा गुस्सा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी को गुस्सा आया ये कोई खबर नहीं है। स्मृति ईरानी को गुस्सा आता रहता है और गुस्सा हमेशा हम कहते हैं कहावत है कि गुस्सा अक्ल को खा जाता है और जब आदमी पे कोई तर्क नहीं होता तो वो गाली-गलौच की बात करता है, वो गुस्सा दिखाता है और समझता है कि मैं किसी को गुस्सा दिखाकर उस पर हावी हो जाऊँगा। तो स्मृति ईरानी ने आपको याद होगा एक समय जो मायावती हैं उनको कहा था कि मैं अपना सिर काट कर जो है अगर मैं गलत निकली, रोहित वेमुला की मौत के बारे में है कि मैं अपना सिर काट कर आपके चरणों में रख दूँगी। और तब क्या हुआ? 2 दिन बाद ही पता चला स्मृति ईरानी बिल्कुल गलत है और तब मायावती ने तंज किया था कि अब अपना सर काट कर क्यों नहीं रख रही। तो स्मृति ईरानी जो है एक तरह से समझिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की बोफोर्स गन है। बोफोर्स गन की एक ही खासियत थी कि वो जो है आज कारगिल दिवस मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। अब कारगिल दिवस पे क्या हुआ बोफोर्स गन ही चली। अब बोफोर्स का एक पूरा इतिहास है, एक राजनीतिक कंट्रोवर्सी है कि किस तरह से राजीव गांधी की सरकार को बोफोर्स में दलाली के मामले में आरोप लगा और उस आरोप की वजह से उनकी सरकार गई और वीपी सिंह की सरकार आई। अब बाद में पता चला कि उसमें दलाली नहीं खाई गई और ये सारी बात जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इन दोनों के लिए एक जीवन प्रणाली बात बनी और इन्होंने वो पूरा एक अभियान चलाया। अब हम स्मृति ईरानी पे वापस आ जाते हैं। स्मृति ईरानी बोफोर्स गन की तरह लगालग जो आज जो है बोल रही थी, वो इतनी तेज़ी से गोलियाँ और बम दाग रही थी कि किसी को समझ नहीं आया वो कह क्या रही है। कभी आता था छत्तीसगढ़, कभी आता था बिहार, कभी आता था बंगाल, कभी आता था राजस्थान और उनकी कोई बात किसी को समझ नहीं आई। स्पीकर की जगह जो जैसे राज्यसभा में चेयरमैन बैठते हैं, जगदीप धनखड़, उनको भी उनकी बात समझ नहीं आई। और मुझे अफ़सोस है कि अगर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखें, तो उसमें क्या आएगा, ये कल ही पता चलेगा। तो ऐसी हालत में स्मृति ईरानी जिनको कि आज राज्यसभा में महिला और बाल कल्याण मंत्री के रूप में आज उनका सवाल-जवाब का दिन था और जब 64वाँ सवाल पूछा गया, 65वाँ सवाल पूछा गया, 66वाँ सवाल पूछा गया, तभी जो है स्मृति ईरानी जो है अचानक मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर सुनकर जो है वो एकदम से बौखला गईं और आप समझ लीजिए, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की अगर दुखती रग है, तो मणिपुर है। अब आप सड़क पे चलते-चलते वो बोले जय बजरंगबली, आप बोल दो मणिपुर, तो एकदम उसका जो है फूँक निकल जाएगी, टायर पंक्चर हो जाएगा। तो मणिपुर शब्द जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को जब भी आपको उनका पैनिक बटन दबाना हो, मणिपुर बोलो और तुरंत वो ऐसे उछलने लगेंगे, जैसे कि आप देखते हैं ना मक्की के दाने जो होते हैं, जब उन्हें रेत में भूनते हैं, तो पट, 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 पट करके भूनने लगते हैं, उछलने लगते हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मणिपुर पर उछलने लगे हैं। और आप देखिए कि ये कैसी विडंबना है
कि पिछले सत्र में मोदी जी ने बड़ी आन मान शान दिखाते हुए, बड़ी रणनीति दिखाते हुए राहुल गांधी को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो राहुल गांधी तो अब सांसद नहीं है, तो इसलिए वो सदन में नहीं जा सकते। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है कि जो मोदी जी ने राहुल गांधी के साथ किया, उसका फल उन्हें भोगना पड़ रहा है। उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो किसी सदन में जाए। ना राज्यसभा में जाते, ना लोकसभा में जाते, संसद जरूर जाते हैं। संसद में जाके क्या करते हैं, अपने कमरे में बैठ जाते हैं और सारी चीजें टुकुर-टुकुर देखते रहते हैं क्या हो रहा है। तो आखिर मोदी इतने पस्त हिम्मत आदमी कैसे हो गए? वो शेर जिसके बारे में लोग कहते हैं जी वो अमेरिका की सीनेट में जाके बोल आया, वो कहीं भी चला जाता है, किसी से भी गले मिल लेता है। एक बात बोली है ना सर कि 2024 में भी मेरी ये रणनीति होगी। एक कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन में गए थे वो कल। जी, हाँ जी। तो दावा कैसे कर रहे हैं कि वो उनकी सरकार आ रही है? ऐसा है, सबसे बढ़िया जो एक जिसे कहते हैं ना बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस, कि जब आपको लगे कि गद्दी जा रही है तो आखिरी क्षण तक ये दिखाओ कि मैं जीत रहा हूँ। किस्मत पे यकीन रखना चाहिए। अब मोदी जी को पूरा यकीन है कि गोदी मीडिया और उनके चाहने वाले आरएसएस के लोग, जो कि हिंदू मुसलमान करते हैं, वो अपने साजिश में ज़रूर कामयाब होंगे और मेरी सरकार आएगी। मोदी जी ने बीजेपी के जो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में भी ये कहा कि पूरी दुनिया की सरकार देखती है कि क्या ये सरकार वापस लौट के आएगी, नहीं आएगी। और उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि मैं अमेरिका गया, जापान गया, ऑस्ट्रेलिया गया, सब जगह हमने समझौते किए और समझौता करना इस बात का प्रमाण है कि हम जो है सत्ता में आ रहे हैं। तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। किस्सा ये याद आया कि एक लाला जी थे, उनका जी। दिवाला निकल गया। मेरा उनसे बड़ा अच्छा संबंध था। जब दिवाला निकल गया तो उनको किसी ने कहा, लाला जी दिवाला निकल गया। मुनीम ने कहा, हमारी जो है पैसा नहीं है। तो जब पैसा नहीं है तो क्या करें? उनको एक आदमी ने समझाया, देखो ऐसा है, दिवाला निकल गया तो आप जो है पार्टी दो। उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी दी, लोगों को बुलाया, खूब खिलाया-पिलाया और उस ज़माने में खूब खिला-पिलाकर लोगों को उन्होंने ये भ्रम दिया कि लाला की आर्थिक स्थिति तो बड़ी अच्छी है। लाला ने चमकदार कपड़े पहन रखे हैं, खूब मेवा, किशमिश, पिस्ता खिलाया जा रहा है। तो जो लोग बाज़ार में कर्ज़ देते हैं, बाज़ार में कर्ज़ मिलता है, तो उसने उन्होंने कहा लाला की हालत ठीक है, उन्होंने लाला जी को 5 लाख रुपए कर्ज़ दे दिया। अब कर्ज मिल गया तो 6 महीने और हालत अच्छी हो गई। जिनका चुकाना था उनका ब्याज भी चुका दिया। लाला जी की हालत बढ़िया हुई। अब 6 महीने बीते, 6 महीने बीते तो लाला जी की हालत और पतली। पहले का था 20 लाख, अब हो गया 25 लाख। कहाँ से दें? तो फिर उस वही फ़ॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं फ़ॉर्मूला 44 थाली-वाली में बोला जाता है, वो फिर उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर एक पार्टी दी, एक बड़ा अच्छा जलसा किया। रामलीला गुजर रही थी, उनके सब लोगों को जो है उन्होंने पूरा जो है भंडारा खिलाया और खिलाने से मार्केट में फिर हुआ, लाला की आर्थिक स्थिति तो बड़ी अच्छी है। तो लाला ने फिर जो है 5 लाख रुपए फिर ले लिए और फिर लेके फिर चुका दिए। करते-करते लाला जी पे 20 लाख का जो कर्ज था वो 50 लाख हो गया और जब 50 लाख हो गया तो लाला जी ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि जो देने वाले थे उन्होंने कहा अब लाला के पास कुछ नहीं बचा, बातें तो रुकती नहीं। तो आप हुँ। समझिए मोदी जी का भी दिवाला निकल गया है। इनकी झोली में कुछ बचा नहीं है। सबको पता है सब जा रहा है और मोदी जी क्या कह रहे हैं कि मैं समझौते करके आया हूँ। कौन से समझौते करे भई आपने? वो समझौते करे कि जिस हिंदुस्तान की सरकार पे 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, उस पे हुँ। आज मोदी जी की सरकार में 160 यानी 1,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। 3 गुना कर्ज हो गया है और मोदी जी की हालत उसी लाला की तरह है, कि कुछ नहीं है। अब मोदी जी तो कहते हैं हम तो फ़कीर हैं, झोली उठाएँगे और चल देंगे और चल देंगे जीडीपी तो को वही वाली तीसरे बात है। जीडीपी को तीसरे नंबर पर ले जाने की जो बात हो रही है सर, उसमें कितना दम? देखिए ऐसा है उसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। मोदी हुँ। जी एक चीज़ ढूँढ लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण होते हैं जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अगर लॉ हुँ। ऑफ एवरेज की बात करेंगे, मोदी जी जीडीपी की तो बात करते हैं कि हमारी जीडीपी जो है 3 ट्रिलियन की हो गई है। लेकिन जो मोदी सरकार का कोई वो नहीं है। मैं आज ही एक किताब पढ़ रहा था, उसमें 20 साल पहले ये घोषणा की गई थी और किसने की थी? हमारे जो कलाम साहब थे, हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान की जीडीपी 2025 में 25 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो क्या है, कुछ भी बात बोल दो आप। 25 ट्रिलियन की होनी थी, 3 ट्रिलियन की तो इकोनॉमी भारत की जिसे पीपीपी बोलते हैं, प्राइस पैरिटी प्रोडक्शन, उसके हिसाब से हम ऑलरेडी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं थे, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए थे। कब हो गए थे? मनमोहन सिंह के टाइम में।
ये वही आंकड़े चल रहे हैं। और वो आंकड़े कैसे चलते हैं, हम कैसे गिनते हैं उसको? वो ऐसे गिनते हैं कि डॉलर का क्या रेट है। मनमोहन सिंह के टाइम में डॉलर जो था 60 रुपए का था। तो अगर 3 ट्रिलियन करना है तो आपकी जो टोटल इकोनॉमी है वो 1,80,000 करोड़ की होनी चाहिए। आज जी, हमारी इकोनॉमी जो है अगर ट्रिलियन के हिसाब से देखेंगे तो $8 जो है 85 रुपए है। 85 रुपए से अगर आप गुणा कर लेंगे तो आपकी इकोनॉमी जो है 2,60,000 करोड़ रुपए की है। तो 3 ट्रिलियन ही हुई, बड़ा नहीं है। और बढ़ने के बाद अगर आप देखें कि देश के लोगों के चेहरे पे रौनक कैसे आएगी, कैसे लोग खाएँगे पिएँगे, वो अगर आप देखेंगे तो जो पर कैपिटा है, पर कैपिटा इनकम, भुखमरी का जो आंकड़ा है कि अगर मेरी जेब में पैसा होगा तभी तो मैं खाऊँगा। अब आप समझिए 10 लोग अगर 10,000 रुपए कमाते हैं, तो उनकी आमदनी कितनी होगी? 1 लाख। आप कह सकते हो इस मकान में जो लोग रहते हैं, इनकी आमदनी 1 लाख है। अगर उसी मकान में 100 लोग रहने लगे और उनकी आमदनी 1,000 रुपए हो हर एक की, तब भी वो बराबर हो गए। तब भी वो कह सकते हैं कि हमारी आमदनी और इनकी आमदनी एक बराबर है। ये भी 1 लाख कमाते हैं, हम भी 1 लाख कमाते हैं। लेकिन उनके चेहरों पे जो लाली होगी, इनके चेहरे पे भुखमरी होगी, पेट पीछा होगा। हिंदुस्तान में 85 करोड़ लोगों को आज के समय में सरकार 5 किलो राशन दे रही है। इसका मतलब 85 करोड़ लोग अपना पेट नहीं पाल सकते और 85 करोड़ लोग अगर पेट नहीं पाल सकते, तो आप समझिए आपकी आबादी के 60% लोग जो भुखमरी के शिकार हैं। अगर 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो लोगों के चेहरे पे रौनक होनी चाहिए थी, लोगों की गाड़ियाँ बढ़िया होनी चाहिए थी, लोगों के कपड़े बढ़िया होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार जो है सिर्फ़ एक आंकड़ा लेकर उस तरह की बात करते हैं कि एक गणित के बहुत अच्छे प्राध्यापक थे, तो गाँव में बाढ़ आई, तो बाढ़ आई तो उन्होंने कहा भई नापो कितना बाढ़ में पानी आ गया। तो उन्होंने हुँ, बताया, उनका जो सहायक था, स्टूडेंट था, उसने कहा जी 4 फीट पानी आ गया। उन्हें 4 फीट पानी आ गया। उन्होंने कहा सबकी हाइट नापी उन्होंने, बोले मेरी 5.5 है, मेरी बीवी की जो है 4.5 है, मेरा बेटा जो है वो 3 का है, मेरी दूसरी बेटी जो है वो पौने 3 की है। जोड़ के उन्होंने एवरेज निकाल ली और एवरेज निकाल के निकाला कि हम जो है 4 फीट के हो गए और 4 फीट से 2 इंच ऊपर ही है, नाक तक पानी आएगा, हम चारों निकल जाएँगे। और चारों ने नदी पार करनी शुरू की, पता लगा प्रोफ़ेसर साहब तो निकल गए क्योंकि वो अ, 5.5 फीट के थे। उनकी बीवी भी निकल गई, वो भी 4 फीट से ऊँची थी। दोनों बच्चे गायब हो गए। तो वो दूसरे कहने पे पहुँचे तो बोले हिसाब तो ठीक है, ये 2 बच्चे कहाँ गायब हो गए? तो मोदी जी का हिसाब तो ठीक है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो गायब हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि ये सरकार जो है आंकड़े और कलाकारी की सरकार है, इनका असलियत से कोई संबंध नहीं। अब हम फिर आ जाते हैं कि मणिपुर को लेकर मोदी जी वाक़ई क्यों गंभीर नहीं हैं? ये बड़ा सवाल है। मोदी जी के बारे में जी, कहा जाता है कि ये जो है शेर हैं। अब मोदी जी शेर हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये जो है शेर नहीं है। इनकी पूरी हुँ, सरकार जो है गीदड़ों और सियारों की सरकार है। उसने जो है चमड़ी तो पहन रखी है शेर की, लेकिन उसके पास शेर जैसा दिल नहीं है। दिल होता तो मोदी जी कहते मैं अकेला सब हुँ, पर भारी, एक अकेला सब पर भारी, लोकसभा में मोदी जी ने ही कहा था। और वो जी, मोदी जी का क्या हाल है, वो अकेला शेर सब पे भारी है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में घुसते हुए उसकी जो है सारी की सारी होशियारी गायब हो जाती है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है, चले जाएँ। मोदी जी की हिम्मत नहीं है कि वो राज्यसभा में, लोकसभा में जाकर के मैं वक्तव्य दूँगा। मोदी जी की हिम्मत नहीं हुँ, है कि मणिपुर पे बोलें, बाहर भी नहीं बोले। गलती से सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने उस दिन अगर सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली होती, तो मोदी जी आप समझिए जो 26 सेकंड का भाषण दिया वो भी नहीं देते। अब आप समझिए कि पूरा देश कह रहा है कि आप जो है वहाँ आओ, पार्लियामेंट में आओ, आप देश के प्रधानमंत्री हो। और मोदी जी कहाँ जा रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं मैं तो प्रगति मैदान जाऊँगा, मैं वहाँ पर पाठ पूजा करूँगा। पहले सुबह चले गए 10:30 बजे, फिर शाम को चले गए। पहले पाठ पूजा कर ली और शाम को दोबारा उद्घाटन करने चले गए और फिर वहाँ पर ड्रोन उड़ाने लगे और ड्रोन उड़ाकर दिखा रहे हैं देखो जी, और वहाँ पर लेज़र लाइटें लगा दी, लेज़र लाइटें घूम रही हैं। अरे समझिए, जिस देश में एक राज्य में 150 लोग मर गए हों, जिस राज्य में 1000 से ज़्यादा लोग बुरी तरह घायल हैं, जिस देश में 50,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित कैंपों में रह रहे हैं, उसका अगर प्रधानमंत्री अगर वो उड़ा रहा है ड्रोन, तो वो नीरो वाली कहानी याद आएगी कि जब रोम जल रहा था, तो नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। तो जब हिंदुस्तान के बारे में कहा जाएगा, जब मणिपुर जल रहा था, तो मोदी सेठ जो है ड्रोन उड़ा रहा था। तो ड्रोन उड़ाना अगर इस जी। अमित शाह जी कह रहे हैं बार-बार कि मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन विपक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। सोशल मीडिया, उनके तमाम मंत्री, अलग-अलग प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी लिस्ट डाल रहे हैं कि ये सवाल है
हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी जी तैयार नहीं है। तो फिर मोदी जी अगर तैयार नहीं है, तो विपक्ष को जवाब देगा कौन? अमित शाह की बात ऐसा सुनी जाएगी? है, सरकार कह रही है जी। हम बहस के लिए तैयार हैं। अरे भई अगर तुम बहस के लिए तैयार हो, तो आप चाहे छोटी बहस हो, बड़ी बहस हो, बड़ी बहस क्यों नहीं करते? आप पूरी बहस करो, हुँ, क्यों नहीं करते 10 घंटे की बहस? नियम 267 का क्या कहता है? वो कहता है कि उसमें जो है स्थगन आदेश आएगा, एडजर्नमेंट मोशन होता है, एडजर्नमेंट मोशन में प्रधानमंत्री को भाषण देना होगा, प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर बहस होगी और लंबे समय तक चलेगी, सारे कार्य स्थगित कर दिए जाएँ। मतलब ये इमरजेंसी, जैसे आपने देखा ना जब कोरोना आया, तो मोदी जी ने क्या कहा? कोरोना आ गया, सारे काम बंद, पूरे देश में हुँ, लॉकडाउन लग गया। तो उसी तरह जो है ये भी पार्लियामेंट का लॉकडाउन होता है, 267 उसे बहस होती है। अब बहस का मत विभाजन होता है और मत विभाजन के बाद मणिपुर में त्रासदी हो रही है, लोग मरे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। आपको लगता है कि क्या बीजेपी का कोई भी सदस्य कह सकता है कि मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं दूँगा? उसको देना पड़ेगा, पूरे हाउस को देना पड़ेगा और तब मोदी की सरकार को अपनी ही सरकार की निंदा करनी पड़ेगी। अपनी सरकार की निंदा ना करें, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम जो है अल्पकालिक बहस के लिए तैयार हैं, छोटी-सी बहस के लिए तैयार हैं। बहस का जो है पैमाना सच होना चाहिए, मणिपुर के लोगों को लगना चाहिए और सिर्फ मणिपुर आज अकेला नहीं है, जिनको हम 7 स्टेट्स बोलते हैं, 7 सिस्टर्स ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, 7 बहनें बोलते हैं हमारे पूरब की। तो आप उनकी सातों स्टेट की महिलाओं को, सातों स्टेट की जनता को ये लगना चाहिए कि हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी खड़ी हुई है। 7 करोड़ की पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 145 है, तो वहाँ के लोगों को लगना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान के लोगों को हमारी परवाह है। अब कभी आप जैसे लोग पहले कह देते हैं, अभी सतपाल मलिक भी कल कह रहे थे कि पहले जम्मू कश्मीर जाते थे, तो वहाँ के लोग बोलते थे हम भारत जा रहे हैं, इंडिया जा रहा हूँ। अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाएँगे, असम के बाद कहीं भी चले जाएँगे, असम, मेघालय, मणिपुर कहीं भी जाएँगे, तो वहाँ के लोग आज भी भारत को बोलते हैं कि हम जो है इंडिया जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। वो बोलना जो है उनका एक लहज़ा है, सदियों से उनके दिमाग में ये है कि हमें दूर जाना है, एक लंबी दूरी पार करके जाना है। तो ऐसे हालत में जो लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग जमुना पार में रहते हैं, तो जमुना पार के बारे में लोग कहते थे पहले कि कहाँ जा रहे हो? तो चांदनी चौक का आदमी कहता है मैं जमुना पार जा रहा हूँ। और जमुना पार का जी, आदमी क्या कहता था? ये नहीं कहता था मैं जमुना पार जा रहा हूँ, जमुना तो दोनों को पार करनी है। लेकिन वो कहता था जी, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो दिल्ली जाना, जमुना पार जाना ये एक स्लैंग है। लेकिन जिस तरह की बात जो है, आज मणिपुर के लोगों को लग रहा है, नागा लोगों को लग रहा है और सरकार खुद परेशानी में है। आप देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैती समुदाय के लोग जो नागालैंड में हैं, उनको सरकार कह रही है ₹2,500 दो, हम आपको एयरलिफ्ट करेंगे, आपकी जान की सुरक्षा करेंगे। इसका मतलब मैती लोगों की जान भी वहाँ सुरक्षा में नहीं है। तो नागालैंड में अगर ऐसा झगड़ा है, अगर मणिपुर में ऐसा झगड़ा है, तो एक भी नागरिक की अगर जान जाती है और सरकार की नाकामी की वजह से जाती है, तो आप ये मानिए कि इस देश की संसद का होना बेकार है। इस देश की संसद अगर किसी की मौत पर बहस नहीं कर सकती, तो आप समझिए कि आने वाले समय में हिंदुस्तान में ये लोग जो है अपना मुँह नहीं दिखा पाएँगे। और जहाँ तक ये बात है कि बार-बार रोज़ आज भी मोदी जी ने कहा कि मैं 2024 में आ रहा हूँ। भाई 24 में आ रहे हो, या तो तुम कह दो जी ईवीएम मेरे कंट्रोल में है, मैं ईवीएम के माध्यम से आ जाऊँगा। मोदी मीडिया मेरे कंट्रोल में है, उससे आ जाऊँगा। वोट तो जनता को देना है, जनता आपको देख रही है, जनता को आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं। संसद में जाकर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। इस देश के जितने भी लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य का संसद में देने का क्या मतलब होता है। लेकिन इस समय संसद जो है, एक तरह से गूंगे और बहरे लोगों की संसद बना दी है इन्होंने और वहाँ पर सरकार समझती है कि हम नहीं जाएँगे, जाएँगे तो पकड़े जाएँगे। मोदी जी को कटघरे में अगर खड़ा किया जाए, जब संसद की तरह ही किसी अदालत में किसी आदमी को खड़ा किया जाता है, तो उसको शपथ दिलाई जाती है। मोदी जी ने संसद में शपथ ली है, प्रधानमंत्री बनने की शपथ ली है, राष्ट्रपति ने दिलाई है। उस शपथ का ये विरोध कर रहे हैं। जब शपथ देते हैं तो कहते हैं आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूँ। शपथ लेकर मोदी जी को बोलना है। मोदी जी आज उस शपथ को भूल गए हैं। देश की जनता को चाहिए कि वो रोज जो है विपक्ष के जो नेता हैं, उनको चाहिए मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री पद पे बैठते हुए जो शपथ दी थी, वो रोज पढ़े वहाँ। रोज पढ़ें कि ये आदमी की शपथ है, इसे याद दिलाओ कि तूने शपथ ली है, हलफ उठाया है। पहले जमाने में एक ही बात होती थी कि जब जब युद्ध होता था, तो जो सेनापति होता था, वो कहता था जी मैं बीड़ा उठाता हूँ। अब बीड़े में क्या होता है? पान होता था। वो पान खा के वो कसम खाता था कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करने आऊँगा और जाऊँगा और जाता था, तो पान की कसम होती थी।
लोग पानी की कसम उठाते हैं। मोदी जी ने तो संविधान की कसम ली है। अब संविधान की कसम लेने वाले ये लोग संसद में ही संविधान की जो कसम है, उसको अगर पूरी तरह भूलने का नाटक कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ये हुक्म अदूली है, ये संविधान का अपमान है, ये देश के उन करोड़ों शहीदों का अपमान है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ये आज भी जो सैनिक सीमा पर खड़ा है, उसके ऊपर क्या भरोसा है? उसको है कि मैं एक संविधान के साथ हूँ, मैं भारत माता का पुत्र हूँ, मैं हिंदुस्तान के झंडे के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन ये वो लोग हैं जो बेईमानी और आज भी अपनी तिकड़मबाजी से बाज नहीं आ रहे और देश के संविधान का, देश के झंडे का अपमान कर रहे हैं, देश की संसद का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री संसद नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? प्रधानमंत्री का तो जैसे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुल्ला कहाँ जाएगा? मस्जिद ही तो जाएगा। प्रधानमंत्री को कहाँ जाना है? प्रधानमंत्री को संसद जाना है। संसद नहीं जाऊँगा मैं। और संसद में अपने गलियारे में, अपने कमरे में बैठ के मोदी जी चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, 2-4 गलबाइयाँ करते हैं लोगों से और वापस चले आते हैं। तो ये मोदी, वो मोदी नहीं है, जो सच का सामना कर सके, लोगों का सामना कर सके, अपने सांसदों का सामना कर सके। और इसलिए मैं कहूँगा कि कायर आदमी जो है, वो अगर भेड़ की खाल में जो जिसे हम कहते हैं भेड़िया है, वो वाली बात ही होगी और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि मोदी जी पार्लियामेंट क्यों नहीं जा रहे। साथ ही अगर मणिपुर ज़रा-सा कुछ कह दे तो ऐसे टूट के पड़ते हैं, जैसे आज स्मृति ईरानी टूट के पड़ी। खैर आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी रणवीर जी से एक अच्छे विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।